हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एमसीक्यू सीरीज। ये हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस किस चीज पर डिपेंड करती हैं। पहला ऑप्शन है द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। नेचर पर डिपेंड करते हैं सॉलिड पार्टिकल के। द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। The physical properties of the solute particle dissolve in solution, the nature of solvent particles। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होती हैं, किससे रिलेट करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन सभी प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करेगी। तो सरफेस टेंशन नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, विस्कोसिटी भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर होते हैं किसी भी लिक्विड के। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिपेंड नहीं करता नंबर पर, ये भी नेचर होता है किसी सब्सटेंस का। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो वही एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इन सभी ऑप्शंस में से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है kf of water is this if your automobile radiator hold इतना किलोग्राम of water, how many gram of ethylene glycol must you add to get freezing point of the solution lowered to। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि kf हमें गिवन है, kf वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। वेट हमें दे रखा है वाटर का, जितना हमारा ऑटोमोबाइल रेडिएटर के अंदर वाटर डाल सकते हैं 1 kg। उसके बाद कह रहा है कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ग्लाइकोल हम डालें, C2H6O2, कितना इसके अंदर हम डालें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाए -2.8। तो डिक्रीज कर जाए, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज बाय -2.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीजें गिवन है और हमसे ये पूछा हुआ है कि हमें कितना इथाइलिन ग्लाइकोल इसके अंदर डालना है। तो इन सभी गिवन क्वांटिटीज से एक फॉर्मूला हमारे माइंड में आता है और वो फॉर्मूला है del TF इज इक्वल टू KF freezing constant multiply by weight of solute W2 multiply by 1000 divided by M2 molecular weight of solute multiply by weight of other substance। तो यहाँ पर W1 वेट ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है, सोलवेंट 1 kg। अब यहाँ पे हमें ग्राम के अंदर लेना है क्योंकि हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। बाकी सभी वैल्यूज गिवन है। हमें ये एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी है डेल टी एफ, क्योंकि हमें -2.8 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करना है। तो यहाँ से हमें और एक चीज यहाँ पे यूनिट हमें केल्विन दे रखी है, तो इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 275.8 ये हमने इसको कन्वर्ट किया तो इतना केल्विन आया, -273 केल्विन। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारा डेल एफ आ जाएगा 2.8 केल्विन। इस डेल एफ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और W2 निकालना है। M2 मॉलिक्यूलर वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं यहाँ पे इन सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ
तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय के एफ की वैल्यू है 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ से W2 कैलकुलेट होके आ जाएगा 93 ग्राम। और 93 ग्राम ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 1 2 3 तीन ग्राफ या तीन लाइंस दी हुई है, जिनसे हमें बतानी है कि कौन सी लाइन किसकी है। डायग्राम के अंदर ये जो 1 2 3 लाइन है किसकी है। तो अगर हम बात करें इसकी, जो सेकंड कर्व है, तो ये किसका है? ये बताता है प्योर लिक्विड का। ये जो कर्व है ये है प्योर लिक्विड का। और जैसे ही हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, इस लिक्विड के अंदर जैसे ही हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, और सोल्यूट कैसा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ही हमने इसके अंदर ऐड किया, तो इसका प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। देखो टेम्परेचर यहाँ पे इसका डिक्रीज कर गया जैसे ही हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया। तो सेकंड वाला ग्राफ तो प्योर लिक्विड का हो जाएगा। प्योर लिक्विड मतलब प्योर सॉल्वेंट। तो फ्रोजन सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होगा, लिक्विड सॉल्वेंट। ऑप्शन ए और बी तो इनकरेक्ट हो गए, सी और डी में से अब हमें चेक करना है। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड वाले ग्राफ की, थर्ड वाले कर्व की। ये किसका है? तो इसमें मैंने थोड़ी सी लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया था उसकी मैंने बातें बोल दी थी, वो इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं कर रहा। मैंने ध्यान नहीं दिया, लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के वर्ड्स याद रह गए। यहाँ पे जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है ये डिक्रीज करेगा जैसे हम सोल्यूट ऐड करेंगे इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वाला जो थर्ड वाला कर्व है ये है सॉल्यूशन का। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट को जब हम ऐड कर देंगे तो ये सॉल्यूशन का कर्व है। और ऐसे ही जैसे ही हमारा प्योर लिक्विड जो वो फ्रीज करेगा तो ये वाला उसका कर्व हो जाएगा। तो ये फ्रोजन सोलवेंट का कर्व हो जाएगा। फ्रीज किया ना, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रोजन सोलवेंट का फर्स्ट वाला कर्व है और लास्ट वाला सॉल्यूशन का कर्व है। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग, डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सोल्यूट है 2.5 ग्राम, सोलवेंट है 100 ग्राम वाटर। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर इज 2 केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 केल्विन दे रखा है, डेल टी बी 2 केल्विन। एंड हमें के बी गिवन है 0.76 केल्विन किलोग्राम पर मोल। प्रेशर की बात करें तो वो भी हमें 1 atm दे रखा है। अब ये सारी चीजें तो गिवन है, हमसे पूछा क्या है? Assuming the concentration of solute is much lower than the concentration of solvent। concentration of solute बहुत कम है, concentration solute की बहुत कम है, concentration solvent की। the vapor pressure mm of Hg, वेपर प्रेशर हमसे पूछा है mm of Hg में,
तो हम ये एटीएम जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे mm/Hg में। तो हमसे वेपर प्रेशर ही पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन हमसे ये पूछा हुआ है। तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या निकाल लेते हैं। वेपर प्रेशर के लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स चाहिए। मोल्स कहाँ से आएंगे, अगर हम इसका एक फॉर्मूला लिखें, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये मोलैलिटी है, यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो वो होता है N2/W2 मल्टीप्लाई बाय 1000, मोल्स गिवन वेट मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ये 2 केल्विन 0.76, N2 हमें निकालना है, गिवन वेट हमें दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ से N2 कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 5.19। उसके बाद रोल्ट लो, रोल्ट लो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रोल्ट लो, अब हम मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये रोल्ट लो कहता है। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो N1 प्लस N2, ये टोटल मोल्स है। अब हमें कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि कंसंट्रेशन सोल्यूट की बहुत कम है, तो यहाँ से हम क्या पता चल रहा है, गिवन क्या है हमें, जो N2 है सोल्यूट जो है वो बहुत कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सोल्यूट के कम होंगे। N2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है सोल्यूट की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी बहुत कम होंगे, तो यहाँ से हम इसको N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये डेल पी इज इक्वल टू पी नोट मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ से हम इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डेल पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 1 ATM को अगर हम mm/Hg में कन्वर्ट करेंगे तो 760 mm/Hg आ जाएगा। तो हमें ये प्रेशर गिवन है 760 मल्टीप्लाई बाय N2 हमने निकाल लिया 5/19, और N1 कितना होगा, वाटर का मोलिकुलर वेट 18 होता है, और गिवन वेट से जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे।
तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट, यहाँ से ये डेल पी निकल के आ जाएगा हमारा 36 mm ऑफ HG। हमसे क्या पूछा है? वेपर प्रेशर पूछा है। ठीक है, वेपर प्रेशर हमसे पूछा हुआ है, तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें जो प्रेशर गिवन है उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेल पी है। ठीक है, डेल पी वेपर प्रेशर नहीं है। 760 माइनस ये जो हमारा निकला है 36, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा 724 mm Hg, वो करेक्ट आंसर होगा। तो 724, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 760 से सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन में ले रहे हैं डेल पी है। यहाँ पे हमने डेल पी यूज किया है, जो कि होता है डिफरेंस बिटवीन प्रेशर। तो हमें दोनों ही प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बस आपको इस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। द यूनिट ऑफ इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी क्या यूनिट होती है? तो ये जो नाम है ये वही है, केबी। तो केबी की यूनिट या तो आपको याद होगी, नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। यहाँ से हम इस के बी की यूनिट निकाल सकते हैं। के बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बी डिवाइडेड बाई एम। एम मोलैलिटी है। अब ये जो टीबी है इसका यूनिट होता है केल्विन, और मोलैलिटी का क्या यूनिट होता है? मोल पर केजी। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो केल्विन पर मोल केजी, ये इसका यूनिट हो जाएगा, केल्विन पर मोल केजी। केल्विन पर मोल केजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट। इथाइलिन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के तौर पर यूज करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से सेम ही क्वेश्चन लग रहा है ये। 4 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना इथाइलिन ग्लाइकोल हम ऐड करें कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -6 डिग्री सेल्सियस हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -6 डिग्री सेल्सियस हो जाए। के एफ हमें गिवन है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन भी गिवन है। तो हमें जो W2 दे रखा है 4 kg वाटर का, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। 4000 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें मोलिकुलर मास गिवन है 62 इथाइलिन ग्लाइकोल का ग्राम पर मोल। के एफ की वैल्यू भी गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एंड डेल टी एफ अगर हम निकालें तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस -6 तक हमें पहुंचाना है, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। या तो हम ऐसे करके अब इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, या फिर पहले केल्विन में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करें, दोनों ही तरीके ठीक है। अब हमें इसके फॉर्मूले में, डेल टी एफ के फॉर्मूले में इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। 1000 मल्टीप्लाई बाई के एफ मल्टीप्लाई बाई W1 डिवाइडेड बाई M2। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा वेट 6 × 62 मल्टीप्लाई बाय
4000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.86। यहाँ से जो हमें वेट निकाला था वो वेट आ जाएगा 800 ग्राम के आसपास। तो नियरेस्ट आंसर ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। An unripe mango placed in concentrated salt solution to prepare pickle shrivel because अनराइप मैंगो को कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं पिकल श्रिवल करने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है? इट गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्या वो वाटर गेन करता है? नहीं, वाटर तो वो रिलीज करेगा। इट लूज वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। लूज तो करेगा, पर ये देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से करेगा या नहीं। इट गेन्स वाटर, नहीं। इट लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस करेगा या ऑस्मोसिस करेगा? इसमें से ऑस्मोसिस वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन की अगर डायरेक्शन अपोजिट है मूवमेंट की या फिर फ्लो ऑफ पार्टिकल की, तो हम उसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इन विच अप्लाइड प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। In which solvent move from solution of higher concentration to solution of lower concentration, which is used for desalination of seawater, all of the above। तो इसमें सभी ऑप्शंस ठीक हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल द अबव आर करेक्ट। डायरेक्शन अपोजिट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। इन विच प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन साइड की तरफ जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, जो कि हम ही अप्लाई करते हैं मैन्युअली। मतलब नेचुरली प्रेशर नहीं ज्यादा होता, आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है प्रेशर ज्यादा, ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स किया जा सके। इन विच सॉल्वेंट मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर। और इसका एक एप्लीकेशन ये भी है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर से नमक हटा के पानी को प्योर करते हैं, पीने लायक बनाते हैं। तो ऑल दो अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इसमें से कि किस तरफ, एक तरफ फ्रेश वाटर है, पिस्टन ए है, पिस्टन बी की तरफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, बी जिसको कह रहा है। तो यहाँ से हमें वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ अ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन। साइड ए से साइड बी वाटर जाएगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर अप्लाई करेंगे। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो साइड बी से साइड ए की तरफ वाटर मूव करेगा। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ अ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन। लास्ट, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन। तो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो होने लगता है सोलवेंट। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे बी की तरफ हाई कंसंट्रेशन है, तो बी टू ए फ्लो करेगा कब? व्हेन ग्रेटर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। बी से ए की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि बी की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है। कब फ्लो करेगा? जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन के ऊपर, तब। बाकी सभी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि
मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किस सॉल्यूशन का होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी कंसंट्रेशन होता है और इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आर टी। तो पाई जो है वो डायरेक्टली किस किस से प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल से, आर से, टी से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, वॉल्यूम से। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही यहाँ पे हम सभी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो NaCl, इसके अंदर कितने हैं, 1Na+ और 1Cl-। तो 2 नंबर ऑफ पार्टिकल है। BaCl2 सेम ऐसे ही, इसमें 3 नंबर ऑफ पार्टिकल है, 1 बेरियम, BaCl2 और 2 क्लोरीन या क्लोराइड आयन, NH4 होल थ्राइस PO4। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 3 इसके हैं और 1 इसका है, 3+1 4। एंड लास्ट Na2SO4, सोडियम 2 और सल्फेट 1, तो यहाँ पर 3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसके NH4 होल थ्राइस PO4 के ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ 1 मोलर Na2SO4 ज्यादा होंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा इन गिवन सॉल्यूशंस में? तो आइसोटोनिक में हमें बताना है कि जिसमें जिनकी दोनों की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होगी वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पेयर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम निकालें, मैं जो करेक्ट आंसर है उसका निकाल के आपको दिखा देता हूँ। बाकी सभी का अलग अलग कंसंट्रेशन होगी अगर आप निकालोगे तो। अगर हम CaNO3 ट्वाइस, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगा Ca2+ 2NO3-। और कंसंट्रेशन है 0.1, तो ये 0.1 होगा और ये 2 × 0.1, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मोलर। कंसंट्रेशन इसकी ये हो गई। और Na2SO4, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 2Na++SO4-2 में ब्रेक होगा। इसकी कंसंट्रेशन 0.1 × 2 क्योंकि 2 है और इसकी 0.1, तो इनको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 0.3 मोलर आएगा। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है इसलिए ये आइसोटोनिक पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। गिवन टेम्परेचर पर हमें बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? Is higher than that of dilute solution, is lower than that of dilute solution, is same as that of dilute solution, cannot be compared with osmotic pressure of dilute solution। तो osmotic pressure क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही osmotic प्रेशर भी इंक्रीज करेगा।
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस उसका हायर होगा उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन से। डाइल्यूट सॉल्यूशन से उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इस पर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर 4% weight by volume solution of sucrose is same as 2% weight by volume solution of X, then the molecular mass of X, molecular mass हमें X का निकालना है। तो 4% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 4 ग्राम सोल्यूट जो कि है सुक्रोज डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे ही 2 ग्राम एक्स डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से बस हम इनको कंपेयर करेंगे। पाई इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आर टी। तो सुक्रोज है और एक एक्स मोलिक्यूल है, इन दोनों का हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, मतलब पाई जो है वो सेम है। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 इज इक्वल टू पाई। तो जब हम दोनों ही पाई को इक्वेट करेंगे तो आर और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे मोल्स और वॉल्यूम। वॉल्यूम भी दोनों का सेम है 100 ml, तो वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ही रह जाएंगे। तो N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से हमें मोलिकुलर मास निकालना है, गिवन वेट हमें दोनों की दे रखी है, एक का है 4 एक का है 2, इसका हमें मोलिकुलर मास निकालना है। इसका सुक्रोज का मोलिकुलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 342 आएगा। यहाँ से हम M2 निकाल सकते हैं मोलिकुलर वेट सोल्व करके, जो कि आएगा 171 ग्राम पर मोल। तो 171 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर अब और ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे, या फिर जितना भी हमें सॉल्वेंट प्रोवाइड किया है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो चुके हैं, तब उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ये हो जाएगा। तो ए का हो गया हमारा 3। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं तो हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ अनदर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तब हम उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो सी का हो जाएगा 2। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, मतलब किसी और के ऑस्मोटिक प्रेशर से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो हम उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो डी का हो जाएगा 4। तो 3124, 3124 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बस मैच करने हैं। रोल्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, रोल्स लॉ क्या बताता है, ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताता है। हेनरी लॉ क्या इसके बारे में बताता है, इसके अंदर हेनरी कांस्टेंट होगा
प्रेशर और मोल फ्रैक्शन होगा, तो बी का हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा 3। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बी बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। देन सी का हो जाएगा 4, एंड ओस्मोटिक प्रेशर जो कि पाई को डिनोट करता है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा डी इज इक्वल टू 2, 3542, 35 3542, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, अगर इसके अकॉर्डिंग ये अगर आंसर ठीक होगा तो यहाँ पे या तो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा या फिर यहाँ पे बी आएगा, तो या तो यहाँ पे 4 होगा, तब ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसकी एक वीडियो और बची है जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।